कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार इस नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। 12th की परीक्षाएं आपकी समाप्त हो गई हैं और कुछ बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों की परसेंटेज कम आई है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कम नंबर जिसके आते हैं वो बच्चा भी देश की सबसे ऊंची कुर्सी को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मेरी आपसे फ़ोन पे भी बात हुई थी। समूह गय का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं और प्रतिवर्ष जो हम स्टेट पीसीएस और आईएएस के लिए बैच संचालित करते हैं वो भी पहले की तरह चलता रहेगा। तो आइए आज कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जॉब को हम प्राप्त करें, कैसे सरकारी नौकरी को हम प्राप्त करें। सरकारी नौकरी प्राप्त करना केवल बच्चे का ही नहीं, हर माँ बाप का भी सपना है कि हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी लगे, लेकिन सालों हो जाते हैं और बच्चा सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है खेल। यूट्यूब पर भी लाखों बैच चले हुए हैं और ऑफलाइन में भी बच्चे कई साल तैयारी करते रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब ये है क्या? गवर्नमेंट जॉब में ऐसा क्या है कि इसका सिलेबस कोई बच्चा तो क्या करता है, कोई बच्चा तो बताते हैं उसने 6 महीने तैयारी की और वो सरकारी नौकरी को प्राप्त कर गया। देखिए क्या है, सबसे पहले आप इसके मर्म को समझेंगे। आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है? गवर्नमेंट का जो जॉब है वो 60 साल 60 ईयर में क्या है, रिटायर है और 18 वर्ष में क्या है, 18 वर्ष में ज्वाइनिंग होती है। तो यदि देखें तो यहाँ पर ये 2 ये 4 42 साल 42 ईयर आपसे वर्क कराना है। तो 42 ईयर आपसे वर्क कराने के लिए वो ये देखती है किसी भी क्षेत्र में यदि मुझे इस कैंडिडेट से आवश्यकता पड़े तो ये मेरा काम चला दे। तो लगभग 100-150 क्वेश्चन का उन्होंने क्या है, एग्जाम बनाते हैं और डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, उसमें समय सीमा होती है, उस 2 घंटे के अंदर वो पेपर सोल्व करना होता है। क्या सिलेबस है गवर्नमेंट जॉब का क्या सिलेबस है? तो हुआ क्या, 8th क्लास तक, लगभग 8th क्लास तक सभी बच्चों की पढ़ाई एक सी चलती है। 8th क्लास तक सब बच्चों की पढ़ाई एक सी चलती है। और अब तो गवर्नमेंट ने 10th क्लास तक भी क्या कर दिया है, सिलेबस लगभग सेम कर दिया है। और यहाँ से 11th क्लास से, पहले 9th क्लास से होता था, अब 11th क्लास से क्या है, बच्चे अलग अलग साइडों में जाते हैं। और कोई बच्चा तो क्या करता है, कोई बच्चा तो ले लेता है आर्ट साइड ले लेता है, कोई बच्चा कॉमर्स ले लेता है और कोई बच्चा क्या है, कोई बच्चा साइंस साइड ले लेता है। और साइंस साइड वाला बच्चा तो जैसे ही 11th क्लास में आता है, 10th क्लास के सभी बच्चे साथ साथ में पढ़ते हैं और जैसे ही वो 11th क्लास में आता है तो अपने आप को क्या है, 30 मार्क हाँ समझने लगता है। पहले ये प्रोसेस कब होता था, 9th क्लास में। तो 9th क्लास में बच्चा सोचता था अरे मैं साइंस साइड का हूँ, मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ। लेकिन जैसे ही 12th के एग्जाम देता है, फिर से सरकारी नौकरी की मुहिम में वो क्या है, वो फिर से उन्हीं के साथ आकर बैठता है। क्या है गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस? किसी भी गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस लगभग 90% गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस क्या है, उसमें जीएस आता है, उसमें क्या आता है, मैथ आता है, उसमें रीजनिंग आता है और लैंग्वेज आती है। ठीक है, ये ना केवल ग्रुप डी के लिए बात कर रहे हैं बल्कि देश की सर्वोच्च नौकरी आईएएस पीसीएस के लिए भी यही सिलेबस है। ठीक है, तो जीएस है क्या, जरा यदि ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन क्या है, आसान हो जाएगा। जीएस में 7 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस में नॉर्मली क्या है, 7 सब्जेक्ट होते हैं। क्या होता है, फिजिक्स, क्या होता है, केमिस्ट्री, क्या होता है, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सिलेबस है जीएस का। और बच्चे इस जीएस को क्या करते हैं, एब्रोड होता है, कहते हैं इसका तो सिलेबस कभी कवर ही नहीं हो सकता, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, फिर मैथ की तरफ चलते हैं। बच्चे मैथ के कोचिंग को क्या है, फिर मैथ के कोचिंग को करते हैं। और मैथ में क्या होता है, मैथ का सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 3 से 4 महीने मैथ कवर हो जाता है
और इसको करने के बाद लगातार इसी का प्रयास करते रहते हैं और जीएस को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। रीजनिंग क्या है, सारे सब्जेक्टों का मिक्सचर है। अभी रीजनिंग के विषय में बात करेंगे। और लैंग्वेज, दो लैंग्वेज आती हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। अब बच्चा क्या है, शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, शुरू से पूरा इंग्लिश पे जोर दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में लगभग 80% क्या आ रहा है, 80% हिंदी पूछी जा रही है। और हिंदी को ऐसा समझते हैं कि हिंदी तो जाके चुटकियों में कर देंगे, लेकिन जब एग्जाम में देखते हैं तो एग्जाम में क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में हिंदी का जो एग्जाम आता है उसको क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाते हैं। बात करेंगे सभी विषय पे। तो देखते हुआ क्या, जब आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए या आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए आज के जमाने के हिसाब से, तो यहां पर ये देखिए जरा, क्या ये साइंस नहीं है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये साइंस सेट के तो सब्जेक्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास, ये सब आर्ट साइड का पोर्शन नहीं है। और ये इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये क्या है, कॉमर्स का है। तो यहां पर क्या कर दिया गवर्नमेंट, क्या करती है, क्या गवर्नमेंट आपको नौकरी देना चाह रही है? वो केवल एक वर्ग से क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, केवल एक साइड से क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, वो साइंस साइड से भी क्वेश्चन पूछ रही है, आर्ट साइड से पूछ रही है और कॉमर्स से पूछ रही है। तो वो आपको नौकरी नहीं देना चाहती, वो आपको नौकरी के बहाने बुलाकर एग्जाम हॉल में बिठाकर आपको उस नौकरी से डिस्क्वालीफाई करने वाली है, क्योंकि आपको तो जानकारी केवल और केवल साइंस वर्ग की है या आर्ट वर्ग की है या कॉमर्स वर्ग की है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन सब के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और वो सामान्य जानकारी क्या होता है, वो भी बड़े व्यापक होती है। इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी साइड के हिसाब से जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उससे पढ़ाई को धीरे धीरे स्टार्ट करना है। पहले इंटरेस्ट जगाना है। अब कुछ बच्चों की बात है, आर्ट साइड वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो फिजिक्स है ये हमारे बस की बात कहाँ है। यदि फिजिक्स हमसे चलती तो हम क्या है, हम साइंस न लेते, हम आर्ट में क्यों आते। अक्सर बच्चा क्या करता है, 90% बच्चा आर्ट साइड ले ही इसीलिए रहा है क्योंकि पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था, और पढ़ाई से बचने के लिए इसने आर्ट साइड ले ली। अब जो इकोनॉमिक्स, ये कॉमर्स वाला बच्चा क्या कहता है, सोचता है यार हम इतने कमजोर भी नहीं है, वो मध्यम मार्ग अपना लेता है। लेकिन तीनों ही प्रकार का बच्चा सरकारी नौकरी से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। तो आपको इन सब की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, और सामान्य जानकारी भी किस प्रकार से होगी, जब आपका इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ से किस सब्जेक्ट से आपको स्टार्टिंग करनी है उसके विषय में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं मैथ। ये कौन सा मैथ आने वाला है, क्या आर्ट साइड के बच्चों को इस मैथ से घबराने की जरूरत है? ये वो मैथ नहीं है कंपटीशन का, मैट्रिक्स नहीं है, आव्यूह नहीं है, सारणिक नहीं है, ये मोटी मैथ की किताबें नहीं है, ये अर्थमेटिक है, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला मैथ है। ठीक है, ये क्या है, अरे आप युवा हो चुके हो, आपके माता पिता को क्या है, आपकी शादी की चिंता है, भाई बच्चे ने 12वीं कर ली है, अब कुछ ना कुछ रोजगार करेगा, चलो इसकी शादी की व्यवस्था कर देता हूँ। तो शादी के समय में जो पैसे का अरेंजमेंट किया जाएगा, यदि किसी से ब्याज पे पैसे लिए हैं तो उसका ब्याज तो देना ही है, तो ब्याज वाले क्वेश्चन समझने हैं। और यदि पैसे नहीं लौटाए तो चक्रवृद्धि ब्याज। आप युवा हो चुके हो, अब आपका भाई भी रहेगा, मकान को बड़ा बनवाना है, तो वर्क एंड टाइम, काम समय, मजदूरों से जो काम कराया जाएगा मकान में, तो उसका, तो इस प्रकार से दूध तो आपके घर में रोज आता है, उसका हिसाब किताब देखना है। तो ये जोड़ घटा गुणा भाग, ये क्या है, काम समय, चाल समय, ये क्या है, ब्याज वाले क्वेश्चन, ये हर आदमी की, मजदूर की, इंजीनियर के, हर आदमी के काम आने वाली चीजें हैं, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक। आप सामाजिक गणित भी बोल सकते हो, समाज के काम आने वाला गणित। ये वो मैट्रिक्स आव्यूह नहीं है, लगभग 3 महीने में समाप्त हो जाता है, गारंटी है इस बात की। ठीक है, यदि आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, तो मैक्सिमम 4 महीने, आप 4 महीने उस तरीके से चलेंगे जिस तरीके से हम बताएंगे, और 4 महीने में ये आपका मैथ कवर हो जाएगा। और मैथ के स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, वो आपसे इस पे खुलकर बात करेंगे।
बात करते हैं रीजनिंग की, बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग क्या है? अरे रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग सभी सब्जेक्टों का मिक्सचर है। क्या है आप बताइए? ये एल है, ये ई है, ये एस है, ये एन है, ये 4 अक्षर दे दिए हैं। अब पूछ रहा है कि बताइए इनमें से भिन्न क्या है, इनमें से अलग कौन सा है? तो आपको अपना सेंस लगा कि ये बताना है। अब इंग्लिश से क्या कर दिया? रीजनिंग बना दिया। इंग्लिश से क्या कर दिया? रीजनिंग बना दिया। तो बताइए इसमें अलग क्या है? इसमें अलग क्या है? 5 सेकंड का समय है, सोचिए आराम से, सोचिए आराम से और फिर बताइए। तो देखिए इसमें अलग क्या है? इसमें अलग होगा ये ई। क्यों अलग होगा ये? क्योंकि बाकी सभी क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं, बाकी सभी कॉन्सोनेंट हैं। ये क्या है? वोवेल्स है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीएस से भी संबंधित क्या है? रीजनिंग को बना दिया जाता है। इसका मतलब होता है तर्क शक्ति, यानी कि आपको क्या है, इससे आपको डिसीजन मेकिंग आपका क्या होता है? इंप्रूव होता है। आप सरकार के अंग बनने जा रहे हो, आप सरकार के अंग बनने जा रहे हो, अपनी किसी भी पोस्ट पर रहते हुए, चाहे वो पोस्ट छोटी हो या बड़ी हो, आपको डिसीजन लेने होते हैं। हर समय राजा आपके साथ नहीं रहेगा, हर समय सीएम आपके साथ नहीं रहेगा, हर समय पीएम आपके साथ नहीं रहेगा। अपने पद पर रहते हुए छोटे छोटे निर्णय भी आपके देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आपकी तर्क लेने की, आपकी डिसीजन लेने की पावर कैसी है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए रीजनिंग को डाला गया है। ठीक है, बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या है? हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता हिंदी में है। और उत्तर प्रदेश में तो स्पेशली जितने भी एग्जाम होते हैं तो उन सब एग्जामों में 80% क्या है? हिंदी को ही पूछा जाता है। तो हिंदी और जीएस पोर्शन, हिंदी और जीएस पोर्शन मैं कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रो रहा, ये एक छोटा सा इंट्रो था जिसमें हमने बात करी कि क्या सिलेबस है गवर्नमेंट जॉब का, और क्या इस गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस को, इस गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस को कवर करने से हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। 100% गारंटी से लगेगी, गारंटी से लगेगी। लेकिन किस तरीके से हमें पढ़ना है उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इंट्रो रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, या इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूं, अब मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूं। तो यहां पर अब जो पोर्शन मैं आपको दूंगा, जो जीएस कवर कराऊंगा, तो समस्या से बात की है, बच्चा रैंडमली क्या करता है? एकदम से कुछ भी स्टार्ट कर लेता है, एकदम से कुछ भी स्टार्ट कर लेता है। अब वो है तो आर्ट साइड का बच्चा, वो जैसे ही केमिस्ट्री के बैच में जाएगा, जैसे ही वो केमिस्ट्री के बैच में जाएगा तो सिर के ऊपर से बातें उतर जाएंगी। बच्चे टीचर कहेगा थोड़ी दिन धैर्य बना के रखो। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा जरूरी होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? तो सबसे पहले देखना है ये है कि इन 7 के 7 सब्जेक्ट में, भाई ये क्या है? ये आपका पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7 सब्जेक्ट। ये 7 सब्जेक्ट है जो आपको कवर करने हैं। और ये 7 सब्जेक्ट यदि आपके क्लियर हैं और करंट आपका तैयार है तो जीएस में आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस एब्रोड नहीं है, सिलेबस की बात करेंगे कितना हमें पढ़ना है, और साथ साथ में ये भी ध्यान देना है क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है। यदि ये कल आपके अंदर आ गई, यदि ये जान गए तो सिलेक्शन आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो यहाँ पर जो कोर सब्जेक्ट है, जो सभी सब्जेक्टों को समझने में मदद करेगा, वो 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो है आपका बायोलॉजी, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है ज्योग्राफी। ठीक है, तो मैं आपसे ही चर्चा करूंगा। अभी डेमो क्लास चल रही है, जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन पे बैच को लॉन्च करेंगे तो वहां जो भी आप निर्णय लेंगे, वहीं से स्टार्ट कर देंगे। अभी जो डेमो रहेगा तो दोनों का ही डेमो रहेगा। देखिए ज्योग्राफी ही क्यों, पहले बात कर लेते हैं, आज ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी को कोर सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं। ज्योग्राफी क्या है? जियो का मतलब होता है धरती, ठीक है, धरती। तो इस पर बात करेंगे। तो ये यदि माता है तो ये क्या है?
ये पिता है, ये फादर है, और माता पिता से ही, माता पिता के आशीर्वाद यदि मिल जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कोई आपका कार्य ना हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं धरती माँ को नमस्कार कर कर स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के विषय में, और कैसे आपको पढ़ना है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे भूगोल के विषय में। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट जो मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं वो ज्योग्राफी है, और उसके बाद साइंस का भी डेमो होगा, और इन दोनों सब्जेक्ट को के डेमो लेने के पश्चात हम बात करेंगे क्या सारे सब्जेक्टों से पहले इन सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और क्या इन सब्जेक्टों को समझने से जीएस हमारा कवर हो जाएगा, 100% कवर होगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी, भूगोल, भूगोल क्या करेगा, यदि हम सपोज करो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, और ये आपका भारत, ये आपका भारत एक रफली हम मैप करते हैं। अब सपोज करो आपको करंट को ही समझना है। ठीक है, और आपसे एक सिंपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 2014 में मोदी जी आए, 2014 में मोदी जी के आने के पश्चात बांग्लादेश से जो एनक्लेव लिए थे, बांग्लादेश से जो एनक्लेव लिए थे वो किस आर्टिकल के तहत लिए थे, वो किस आर्टिकल के तहत लिए थे। तो अब आर्टिकलों को समझना तो एक दूसरी बात है, पहले तो हमें यह पता करना है कि बांग्लादेश आखिर है कहाँ। क्या बांग्लादेश अमेरिका के आसपास है या भारत के आसपास है, पहले तो उसकी लोकेशन क्लियर होनी चाहिए ना। तो बांग्लादेश जो है, ये वाला पोर्शन क्या है, बांग्लादेश का है। तो हुआ क्या मोदी जी के आने से पहले ये कुछ इस प्रकार से था। जैसे मोदी जी आए तो मोदी जी ने क्या काम किया, इस बॉर्डर को सीधा किया। अब देखिए ब्लू कलर की जो लाइन है, जो ब्लू कलर की लाइन है, तो इस लाइन में पहले ही ब्लू कलर की लाइन आने से पहले ये हिस्सा भारत का था, और ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा बांग्लादेश का है। इस लाइन के आने के पश्चात क्या है, ये हिस्सा जो बांग्लादेश का था वो भारत का हिस्सा बन गया, और जो भारत का हिस्सा है वो बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। तो कुछ जमीन बांग्लादेश को दी गई थी, कुछ जमीन बांग्लादेश से ली गई थी। तो इनके करंट को समझने के लिए भी आपको ज्योग्राफी की समझ होनी चाहिए, और संविधान को समझने के लिए भी आपको क्या है, ज्योग्राफी की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे बिल्कुल जीरो से, एकदम से मैं आपको बीच में नहीं लेके आया हूं, मैं बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल पहले अक्षर से स्टार्ट करूंगा। तो आप डाल लीजिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, ज्योग्राफी। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम डालेंगे ज्योग्राफी। आवाज वगैरह आपको सही तरीके से आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट डालेंगे ज्योग्राफी। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, और यदि किसी बच्चे को नौकरी लेने की जल्दी है, यदि किसी बच्चे को नौकरी लेने की जल्दी है, तो किसी भी ऐसे बच्चे से पूछ लेना जो बच्चा तैयारी में है। और मैं आपसे आज कुछ चर्चा करूंगा, आज की ही क्लास होगी। यदि आपके क्वेश्चन की जवाब वो दे दे जो साल भर से पढ़ रहा है, जो साल भर से पढ़ रहा है, तो फिर आप बैच को ज्वाइन मत करना। ठीक है, लेकिन यदि आपको नौकरी लेनी है तो कुछ समय तो लगेगा। अरे जब आप 12 साल में 12वीं किया, 3 साल के पढ़ने में बैठे होंगे, तो 15-16 साल जब आपके हो चुके हैं, 15-16 साल जब आपने धैर्य बनाया, तो अभी 1 साल और धैर्य बनाओ। 1 साल तो कम से कम आपको जम के तैयारी करनी है, और ये गारंटी है 1 साल में पूरा जीएस आपका कवर हो जाएगा, और फिर जीएस वाली बाधा तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल से। रही बात मैथमेटिक्स की, तो बताया है 3 महीने मैथमेटिक्स का है, और आपका 2 महीने का रीजनिंग का पोर्शन हो जाता है। लेकिन रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ जीएस, इज अ पार्ट ऑफ मैथ। ठीक है, तो पहले आपको ये चीजें कवर करनी है। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी 2 महीने में मैं कवर कराऊंगा गारंटी से आपकी। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं हम भूगोल से। ठीक है, और भूगोल ही क्यों, क्लास के लास्ट में इस बात का भी निर्णय लेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या है, जियो का मतलब होता है द अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी।
नोट्स भी आपको साथ साथ बनाते हुए चलना है, लेकिन कब? जब मैं आपको लिखने के लिए कहूँगा तब आप साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे। पहले समझेंगे ज्योग्राफी में द अर्थ, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे बिंदु पर बात करने के लिए जा रहे हैं जो पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस बात को बताने वाले कौन थे? इस बात को सबसे पहले बताने वाले इरेस्टोथनीज साहब थे। इरेस्टोथनीज, इस बात को बताने वाले इरेस्टोथनीज साहब थे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ज्योग्राफी जो भूगोल है, ठीक है, यहां पर इसका मतलब द अर्थ है। और जब इन्होंने पहले इस बात को बताया, जब कोई पहले किसी बात को कहता है तो जल्दी से लोग विश्वास नहीं करते, तो इस बात पे स्टडी चली, ठीक है। और 2010 में ये जो अमेरिका है, पूरे विश्व के मैपिंग की यदि हम बात करेंगे, ये 7 महाद्वीप में ये पोर्शन जो यूएसए का है, तो यूएसए में पड़ती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। 2010 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इनका एक शोध पत्र दाखिल हुआ, जिसमें इस बात को मान लिया गया, ठीक है। तो ज्योग्राफी शब्द देने वाले कौन थे? इरेस्टोथनीज साहब थे, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये क्या है, इसमें जियो का मतलब द अर्थ और ग्राफी का मतलब टू स्टडी, ठीक है। तो हल्का सा अब मेरे साथ साथ नोट्स ही बनाते हुए चलेंगे आप। सबसे पहले लिखेंगे ज्योग्राफी, अंडरलाइन करेंगे, एरो लगा के नीचे लिखेंगे द अर्थ, और ग्राफी का मतलब टू स्टडी। देखिए पेन तो आपको उठाना पड़ेगा, आप कहेंगे पीडीएफ दे दो, आप कहेंगे नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपका पेन नहीं उठने का, यूट्यूब पे आप कितने ही बैच परचेज कर लेना, फ्री पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पेन तो उठाना पड़ेगा। और वैसे मैंने जिस चीज से बात की थी, कहा था अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेके बैठना, तो आप मेरे साथ साथ ये वर्क करेंगे। लिखेंगे ज्योग्राफी, अंडरलाइन करेंगे द अर्थ, और ग्राफी को लिखेंगे टू स्टडी, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे इंट्रो, ये बैच जो रहेगा आपका, ये बैच स्टेट पीसीएस के लिए रहेगा और आईएएस के लिए रहेगा, ठीक है। आईएएस पीसीएस दोनों के लिए रहेगा। और जो अधीनस्थ जॉब है, जैसे हम बात कर रहे थे ग्रुप सी है, उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन आप मेरे साथ धैर्य बना के मेरे तरीके से चलते रहेंगे तो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएगा। और जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम हॉल में आपके तर्कस में तीर नहीं ब्रह्मास्त्र होंगे। और आज के ही इस बैच से आप निर्धारित करेंगे, वैसे लगभग 3-4 डेमो क्लास आपको जाएंगे, उसके बाद ही आपको क्या है कोर्स को लेना है और फिर लगातार हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे ज्योग्राफी शब्द देने वाले भूगोलवेत्ता इरेस्टोथनीज थे, जिन्होंने जियो का अर्थ या जियो का मीनिंग लिख लो, जियो का मीनिंग द अर्थ और ग्राफी का टू स्टडी बताया। 2010 में इनकी बुक ज्योग्राफी का एक शोध पत्र प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सम्मिलित किया गया, जिसमें इस बात को स्वीकारा गया, ठीक है। तो ये इंट्रो रहा। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से, अब यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको
साइंटिफिक पढ़ाई कराऊंगा, मैं आपको वैज्ञानिक पढ़ाई कराऊंगा। रटने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ने की, रटने की तो आपको जरूरत नहीं पड़ने की। जो बच्चे कहते हैं कि जीएस याद नहीं होती है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, आपको समझते हुए चलना है। आराम से जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो अब साइंस क्या है? यदि वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करना है तो साइंस की परिभाषा क्या है? किसी भी काम को यदि क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, किसी भी काम को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो उसी क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्योग्राफी में हम अर्थ के विषय में ही जानकारी लेंगे। तो पहले चैप्टर का जो नाम है, इसमें जो पहले चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। जियो पहले चैप्टर का नाम डालेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम जियोमॉर्फोलॉजी। और पहली पढ़ाई आपके लिए क्या है? बेस का काम करेगी। ठीक है, तो अभी अभी आपको पता चल चुका है जियो का मतलब क्या है? द अर्थ। ठीक है, और मार्फो का मतलब होता है आकृति, यानी कि पृथ्वी के आकृति के विषय में जानकारी देंगे, पृथ्वी के आकृति के विषय में जानकारी देंगे। तो पहला चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, पहला चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी। और बड़े आश्चर्य की बातें आज आपको पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम डालेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। अब पहले समझेंगे। देखिए, यदि आपसे नॉर्मली मैं एक क्वेश्चन के विषय में बात करूं, मैं पूछूं, एक क्वेश्चन लिखेंगे और समझेंगे किस क्वालिटी का बैच मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं, क्या स्टडी मैं आपको कराना चाह रहा हूं। ठीक है, और क्यों आपका सिलेक्शन होगा और क्यों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, बताओ निम्न में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑप्शन भी एग्जाम में है। ठीक है, और तब भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, और ये ऑप्शन ही क्या करता है? आपको भ्रमित करता है, और जो आपका अच्छा क्वेश्चन गया है उसको भी क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। ऑप्शन ए है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ये बातें बचपन से 6th 7th क्लास से 4th क्लास से ही रटते रटते हमारा क्या है? बिल्कुल दिमाग सेट हो चुका है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हम बड़े आराम से दे देंगे। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यदि हम आपको 5 सेकंड का समय दें, यदि हम आपको इनमें से 5 सेकंड का समय दें तो बड़े आराम से आप इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये हुआ, चलिए बताइए यार 5 सेकंड में इसका बताइए, क्या इसका आंसर कौन सा होगा? तो होगा क्या, जब आंसर देने की बात आएगी तो मोस्टली बच्चों का आंसर यही है, और यही है सिलेक्शन का प्रोसेस। इसको जान लिया तो सिलेक्शन आपका होगा कि नहीं होगा, और सिलेक्शन कैसे होगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए क्या है, यदि किसी बैच में, यदि किसी कोचिंग में 100 बच्चे पढ़ते हैं, यदि किसी कोचिंग में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 90 का आंसर यही है, और
एग्जाम देने में भी लाखों बच्चे जाते हैं, एग्जाम देने में लाखों बच्चे जाते हैं और सिलेक्शन लाखों का न होकर 400-500 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, यानी कि 10% बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, बाकी 90% क्या है, आउट हैं, क्योंकि सबका आंसर क्या है, एशिया महाद्वीप है। तो आइए यहीं से बैच की स्टार्टिंग करते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्लास को कि किस क्वालिटी, क्यों एशिया महाद्वीप तो हमने रट लिया था, एशिया महाद्वीप तो हमने रट लिया था, अरे सबसे बड़ा महाद्वीप ही ये है, सबसे बड़ा महाद्वीप ये है, क्या इसका कोई और आंसर भी हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्यों आंसर है देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन वो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बताओ प्रायद्वीपीय भारत, अब थोड़ा टफ की तरफ बढ़ रहे हैं, बताओ प्रायद्वीपीय भारत प्राकृतिक रूप से निम्न में से किसका भाग है, किसका भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है एशिया महाद्वीप, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। अब बताओ क्या आंसर होगा, आराम से बड़ी इत्मीनान से, आपको मैंने कहा था रजिस्टर पेन लेके बैठना है, पहले क्वेश्चन लिखिए और फिर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इन दो क्वेश्चनों का जवाब देने में ही मैं अपने बैच की स्टार्टिंग करूंगा और लगातार आपके पास डेमो क्लास जाएंगे, तभी आपको निर्णय लेना है कि हमें कहाँ स्टडी करनी है। ठीक है, और किसी का कॉल आया था मेरे पास, किसी का कॉल आया था, कह रहे थे कि कहाँ गवर्नमेंट जॉब निकल रही हैं, कहाँ वैकेंसी आ रही हैं। अरे पहले क्वेश्चनों को तो आंसर दो, क्वेश्चनों को तो आंसर दो, आप तो उसके लायक ही नहीं हो भी। देखिए मोस्टली बच्चों का जो आंसर है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, अरे भारत इज अ पार्ट ऑफ एशिया, भारत इज अ पार्ट ऑफ एशिया, तो भारत क्या है, एशिया महाद्वीप का भाग है, भारत क्या है, एशिया महाद्वीप का भाग है। तो मोस्टली सभी का आंसर, यहां भी वही कंडीशन है, सभी का आंसर क्या होता है, एशिया होता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, ये प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है, किसका, अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, तो दोनों ही बातों पर चर्चा करेंगे, क्यों ये अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। ठीक है, इसके विषय में भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात ले लेते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर की। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, हमने उसका बताया था इनमें से कोई नहीं। देखिए बिल्कुल मैंने कहा जीरो से स्टार्ट करूंगा, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान के विषय में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अर्थ है, अर्थ सौम्य अवस्था में थी, अर्थ क्या थी, सौम्य अवस्था में थी, और इसके आंतरिक क्रियाओं के कारण, इसके आंतरिक क्रियाओं के कारण, वो आंतरिक क्रियाएं क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। एक चैप्टर आएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें बात करेंगे इसकी आंतरिक क्रियाओं के कारण। और इसके जो जल है, जल इसके इस प्रकार से चारों ओर है, तो इस सौम्यावस्था को, इस सौम्यावस्था को पेंजिया कहा गया है। क्या कहा गया है, पेंजिया। ठीक है, और ये जो संपूर्ण जल राशि है इसको पैंथालासा,
ये केवल मैं आपको क्या है उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो स्टार्टिंग में यही पूरी धरती का एक ही टुकड़ा था। अब आंतरिक क्रियाओं के कारण ये जो धरती का भाग है ये क्या है, ये ब्रेक हुआ और टू पार्ट में क्या हुआ, टू पार्ट में डिवाइड हुआ। इस ऊपर के पार्ट को अंगारा लैंड कहा, अंगारा लैंड, और इसको गोंडवाना लैंड। कालांतर में आगे चलकर यही पार्ट क्या है, यही पार्ट आपका ऊपर का, जिसे आज आप अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हो, और फिर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप, ये एशिया और यूरोप महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ओशनिया महाद्वीप, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप। अब उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप तैयार हैं? यदि हम वर्तमान परिस्थिति से देखें तो सबसे बड़ा भाग क्या है, एशिया महाद्वीप है। ये क्या है, धरती के इस टुकड़े को एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, और ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये क्या है, ओशनिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है ये, क्योंकि सबसे बड़ा ये है इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन रियल नाम क्या है, ओशनिया महाद्वीप। चर्चा करेंगे इसमें भी। ये अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हैं, लेकिन इनसे पहले ये ऊपर का 1 2 3 ये तीनों पार्ट अंगारा लैंड से बने हैं, और यदि नीचे की बात करेंगे, ये 1 2 3 4 ये चारों पोर्शन गोंडवाना लैंड से बने हैं। तो ऑप्शन में जो इनमें से कोई नहीं वाली बात थी, क्या पूछा था, जो इनमें से कोई नहीं वाली बात थी, तो ऑप्शन में गोंडवाना लैंड भी आंसर जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में अंगारा लैंड भी आंसर जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो तो पैंजिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि जो संपूर्ण धरती को, सारे महाद्वीपों को अपने समाहित किए हुए है, वो क्या है, पैंजिया है। सेकंड नंबर पर अंगारा लैंड है, और फिर गोंडवाना लैंड है। तो यदि ऑप्शन में अंगारा लैंड होता है तो अंगारा लैंड आंसर है, ऑप्शन में गोंडवाना लैंड होता है तो गोंडवाना लैंड आंसर है, और ऑप्शन में यदि पैंजिया है तो पैंजिया आंसर है। तो इनसे तो बड़ा ही महाद्वीप है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर भी जा सकता है। एग्जामिनर ने अपनी उसमें जो आंसर की है, उसमें जो आंसर रख रखा है वो उसके हिसाब से चलेगा, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा कि आपने क्या रट लिया है। तो व्यापकता कितनी है, जीएस पढ़ना है आपको, लेकिन उसकी व्यापकता कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, ये भी एनालिसिस करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमने कहा कि प्रायद्वीप में भारत, तो प्रायद्वीप क्या होता है बेटे, प्रायद्वीप होता है यदि किसी धरती के तीन तरफ पानी है, तो भारत का जो हिस्सा है, एशिया महाद्वीप में जहां भारत है, तो भारत का ये जो हिस्सा है जिसके 3 तरफ पानी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पूरा मैपिंग कर लेते हैं। ये हमारा भारत है, तो भारत के इस पार्ट को, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट प्रायद्वीप कहलाता है। ना केवल भारत का ये वाला पार्ट प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप तो और भी टुकड़े हैं। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यदि धरती के 3 तरफ पानी हो, जैसे यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल खाड़ी है, तो ये प्रायद्वीप भारत है। और ये प्रायद्वीप भारत इज अ पार्ट ऑफ ये यहां से टूट कर अलग हुआ है। जहाज, प्लेन, ट्रेन, बस, पैदल जाने में बहुत समय लग जाएगा, वो हिस्सा टूटकर यहां से अलग हुआ। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, क्या धरती के टुकड़े भी टूटकर ऐसे आगे जाते हैं? आज जहां आपका घर है, जहां आपका खेत है, वो हिस्सा कभी कहीं जा सकता है भाई? वो हिस्सा क्या चीन में जाकर मिल सकता है? मिल सकता है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? क्या ऐसा कभी हुआ है?
या क्या ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगली ही क्लास में मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इस बात का जवाब दूंगा। तो आज की क्लास ये पहली इंट्रो क्लास थी और हम आज से ही क्या है कंटिन्यू हुए हैं। सब्जेक्ट के रूप में हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। डेमो आपको हर क्लास का मिलेगा, डेमो आपको हर क्लास का मिलेगा, लेकिन जिसको आप कहेंगे जो एग्जाम के हिसाब से सुटेबल होगा उस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और स्टेप बाय स्टेप इन सभी सब्जेक्टों को कवर करेंगे। और ये गारंटी है जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो आपके तर्कस में तीर नहीं ब्रह्मास्त्र होगा, ये गारंटी है मेरी। और एग्जाम हॉल में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब चुटकियों में आप क्या कर देंगे, चुटकियों में हल कर देंगे। लेकिन आपको उस तल्लीनता से कितनी डेप्थ में जाना है, कितनी डेप्थ में जाना है उसको भी सीखना होगा। अब वो जमाना चला गया कि 7 महाद्वीपों को याद कर लिया, 7 महाद्वीपों को याद कर लिया, 5 महासागरों को याद कर लिया। एग्जाम धीरे धीरे क्या है टफ बढ़ रहा है। अरे सरकारी नौकरी लेनी है आपको, जीवन भर जो आपके साथ रहेगी, जीवन भर जो आपके साथ रहेगी। तो उस मुहिम की तरफ आप जाना चाहते हैं तो कम से कम साल भर डट कर मेहनत कीजिए, और गारंटी है आपकी, गारंटी है इस बात की हर एग्जाम को क्रैक करेंगे। लेकिन कितनी डेप्थ में जाना है ये भी तो देख लीजिए। महाद्वीप को याद करने से काम नहीं चलेगा। तो 2 ही क्वेश्चन दिए थे आपको, और 2 क्वेश्चन का आंसर आपने कितना दिया है अपने मन पर, अपने दिल पर हाथ रख के बताना कि आपके क्वेश्चन का आंसर सही था। और रही बात इसकी तो ये क्यों है, तो अगली क्लास में इस बात की भी चर्चा करेंगे। आज पहला क्लास था, समय ज़्यादा हो गया है, तो आज के लिए यहीं पर विराम करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होंगी। धन्यवाद।